Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Today we will read about the liberalism. अब liberalism क्या था? In the previous video we had studied about the जो फ्रांस था अब वो नेपोलियन के बाद से 3 कैटेगरीज में फिर से बट गया था। तो एक तो एरिस्टोक्रेसी था, फिर दूसरा पीजेंट्स थे और फिर तीसरे मिडिल क्लास लोग थे। मिडिल क्लास लोग जो थे वही बदलाव चाहते थे, वही पढ़े लिखे लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स ये थे, और उन्हीं ने जो एक नेशन है उसकी भावना को उन्हीं ने लाया था, वही चाहते थे वो लोग। तो लिबरलिज्म देखें अब इसमें कि लिबरलिज्म मीन्स होता है उदारवाद। तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी वॉज लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है वो लिबरलिज्म से रिलेटेड है। लिबरलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी है जो कि लिबर्टी और इक्वालिटी पर बेस्ड है। मतलब लोग उस वक्त तब ये चाहने लगे थे उदारवाद में कि अब लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों। तो इसको 2 तरह से देखा गया, एक तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म और दूसरा इकोनॉमिकली लिबरलिज्म। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म में क्या दिखाया गया कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सभी की, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हो, और एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रूल एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। जो एरिस्टोक्रेटिक रूल है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट जो थे वो रिच सोसाइटी को बिलोंग करते थे, और फिर वो जो उनके सिस्टम थे, जो जिस तरह से वो राज करते थे, वो सारा उनका एक तानाशाही और अत्याचार वाला था, अपना फ़ायदा देखने वाला था। तो उन्होंने कहा कि ये रूल समाप्त किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू, जो आम नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने उनके द्वारा चले। और इन वायोलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाए और हर कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सके, इस तरह की आज़ादी हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। और कानून के समक्ष सभी समान हो, किसी को भी किसी प्रकार का बेनिफिट ना प्राप्त हो, जो भी अपराधी हो उसे सज़ा मिले, जो निरपराध हो वह सज़ा वो ना पाए। अब इसके कुछ इकोनॉमिकली लिबरलिज्म में भी देखा गया, वो क्या था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब सभी लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था कि मार्केट में बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, ये सारी चीज़ें थी, तो मार्केट की स्वतंत्रता उन्होंने मांगी। दूसरा उन्होंने बोला कि एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गुड्स और कोई सामान जाता था तो बहुत सारे टैक्सेस देने होते थे, और ये टैक्सेस जो हैं वो हर एरिया में अलग अलग होते थे, हर एरिया में अलग अलग मेज़रमेंट होता था, तो जो व्यापारी थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है और अब इसका समाप्ति उसकी होनी चाहिए। तो ये उदारवाद था। नाउ लेट्स सी अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद न्यू कंजर्वेशन है, वो क्या था? इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब देखिए, जो नेपोलियन था उसने काफ़ी सारे बदलाव किए थे, हमने पहले पढ़ा है। तो उसके खिलाफ़ में जो पड़ोसी देश थे वो सोच रहे थे कि नहीं, ये तो गलत है। तो 1815, क्योंकि वो ये अगर फ्रांस में इस तरह से चेंज हो जाता, प्रजातंत्र आ जाता, तो जो पड़ोसी राज्य थे उनको भी प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि वहाँ की जनता भी इसी तरह से डिमांड करने लगती। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया सभी ने मिल करके फिर नेपोलियन के साथ युद्ध किया और उसे हरा दिया। Conservatism is a political and social philosophy which supports traditions and prefers gradual change rather than quick change। अब ये कंजर्वेशन क्या था? इसमें पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी इसकी ये थी कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस एकदम से ना हो, जो ट्रेडिशंस में और जो चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं वो उसके पक्ष में नहीं थे कि क्विकली चेंजेस हो जाए। वो चाहते थे कि जो चेंजेस हों वो धीरे धीरे हों। अब कंजर्वेटिव पीपल वांटेड, वो क्या चाहते थे? जो कंजर्वेशन को बढ़ावा दे रहे थे वो लोग क्या चाहते थे? मोनार्की रूल, वो मोनार्की रूल चाहते थे, क्योंकि ये सारे जो है वो रिच सोसाइटी को बिलोंग कर रहे थे। फिर सोशल हेरार्चीज चाहते थे वो, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस चाहते थे, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड,
प्रेब मेट एट वियना, और ये सारे जो राष्ट्र थे ये कहाँ पर मिले, वियना में, टू ड्रॉ अप अ ट्रीटी, एक ट्रीटी करने के लिए, संधि करने के लिए यूरोप में। और वो ट्रीटी क्या थी, दिस ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना, और वह ट्रीटी थी क्योंकि ये वियना मिले तो वो जानी जाती है ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से। द कांग्रेस ऑफ द ट्रीटी वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, और ये जो ट्रीटी थी ये किसके द्वारा होस्ट की गई, ये थे वाइस चांसलर ड्यूक मैटरनिक, इनके द्वारा की गई। वहाँ पर जो कांग्रेस थी उसने इस ट्रीटी को ड्यूक मैटरनिक के द्वारा होस्ट करवाया। अब ट्रीटी क्या थी उसको समझें। द मेन एम ऑफ दिस ट्रीटी वॉज टू अनडूइंग द चेंजेस दैट वर मेड इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन रूल, नेपोलियन के रूल के समय जितने भी चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को समाप्त कर दिया जाए, सबसे मेन उद्देश्य तो इस ट्रीटी का ये था। फिर द बार्बन डायनेस्टी विच वॉज ओवरथ्रोन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड, अब बार्बन डायनेस्टी को समाप्त कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, तो उसको वापस से लागू किया जाए, उसको वापस से शुरू कर दिया जाए। फिर फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स्ड कैप्चर्ड ड्यूरिंग नेपोलियन रूल, अब फ्रांस ने जितने भी बाकी के आजू बाजू और दूसरे राज्यों को कैप्चर किया हुआ था वो सारे अपने जो टेरिटरीज़ को, अपने फ्रांस को उसने बढ़ाया था, उस पर सब पर कंट्रोल लगा दिया गया, उसकी सीमाओं में दूसरे चीज़ों को, दूसरे राष्ट्रों को बैठा दिया गया ताकि फ्रांस अपने सीमाओं का विस्तार ना कर सके। A series of states was set up on the boundaries of France to prevent its further expansion in future, अब फ्रांस फ्यूचर में अपने स्टेट्स को ना बढ़ा सके इसलिए उस पर दूसरे राज्यों को स्थापित कर दिया गया। और वियना की ट्रीटी में और क्या था कि ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रिया जो है उसमें नॉर्थ इटली पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ पोलैंड, प्रूशिया वॉज गिवन सम इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स एंड अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, अब जो प्रूशिया था वह कुछ इम्पोर्टेंट टेरिटरीज़ उसको वेस्टर्न फ्रंटियर्स में दे दी गई। द जर्मन कॉन्फिडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच वॉज सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, अब नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स को इकट्ठा किया हुआ था उनको जो का त्यों रहने दिया गया, वो 39 स्टेट्स जो थे उनको उन्होंने वैसे ही रहने दिया, उनको नहीं छुआ। द मेन इंटेंशन ऑफ दिस ट्रीटी वॉज टू रिस्टोर मोनार्की एंड टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, अब इस ट्रीटी का जो मेन उद्देश्य था वह यह था कि मोनार्की जो है वापस से उसे लागू किया जाए और जो न्यू कंजर्वेटिव है वही यूरोप में शासन करें। द नाउ फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रेजमी ऑफ 1815, अब 1815 में जो कंजर्वेटिव्स रेजमी आई थी उसके फीचर्स क्या थे वो देखें। दे वर ऑटोक्रेटिक, ये सारे कैसे थे, ऑटोक्रेटिक थे, और दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज टेकन, दे वर शॉर्ट ऑफ कर्ब एक्टिविटीज़, अब ये सारे इनका क्या था, ये एरिस्टोक्रेट थे, ये क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करना, मतलब क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करना चाहते थे, प्रेस की ये प्रेस पर कंट्रोल करना चाहते। यदि कोई, कहने का मतलब ये था कि यदि कोई स्वतंत्रता से अपने विचार रख रहे, जैसे फ्रांस की क्रांति में बहुत सारे विचार ऐसे थे जो कि मोनार्की के खिलाफ थे, तो वो इन सब पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यदि जैसे प्रेस है, मीडिया है, इस पर क्या करते हैं वो, पहले यदि कोई छापना चाहता है, कोई चीज़ पब्लिश करना चाहता है तो पहले उसे राजा या रानी को दिखाना होगा, उसके बाद ही वो पब्लिश कर सकता है, तो इस तरह का कंट्रोल उन्होंने कर लिया। रेवोल्यूशनरीज आर पीपल हु वर्क टू ब्रिंग रैपिड फॉर रीचिंग एंड वायलेंट चेंज इन द सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी वो थे जो कि रैपिड चेंज लाना चाहते थे सोसाइटी में, और इसके लिए वो किसी भी तरह का वायलेंस भी अपनाने के लिए तैयार थे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर तरह के स्ट्रक्चर में वो
चेंजेस लाना चाहते थे। द यूरोपियन रेवोल्यूशनरीज डिड नॉट लाइक कंजर्वेटिज्म। अब जो ऑब्वियसली जो यूरोपियन रेवोल्यूशनरीज थे वो कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं करते थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेट अप इन यूरोपियन स्टेट्स टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरीज। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कंजर्वेटिव्स शासन करने लगे तो सोसाइटी में ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इन्होंने धीरे धीरे अपने जो आइडियाज़ थे वो स्प्रेड करना शुरू कर दिए। दे अपोज्ड मोनार्की एंड वांटेड लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये सभी मोनार्की का विरोध करते थे और हर व्यक्ति के लिए फ्रीडम चाहते थे। इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट वाज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल मूवमेंट। और इनका सबसे स्ट्रगल मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि नेशन स्टेट्स हों। So children, in the next video we will start the new topic. Have a good day.